नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। कैसे हैं अंशुमान जी? जी बहुत बहुत स्वागत है सिद्धांत आपका हाँ। खर्चा पानी में। अच्छा अंशुमान जी, बड़ा मज़ेदार लगता है हम लोग सामने से जब खर्चा पानी शूट कर रहे हैं और अर्थात वगैरह पे बातचीत है तो चीज़ों का एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आता है। हमको हाँ लगता है कि यार इस पे भी बात कर सकते हैं, इस पे सॉरी। भी बात कर सकते हैं। हम लोगों ने जब शुरू किया था खर्चा पानी सिद्धांत तब ऐसा लगता था कई बार कि क्या इतनी खबरें भी होंगी इकोनॉमी में जिसमें लोगों की रुचि होगी, क्या हम उनको डिस्कस करेंगे, क्या होगा। लेकिन जैसा रिस्पांस है लोगों का, जैसा लोग शाम को लेट पोस्ट होने पे सवाल करने लगते हैं, ट्विटर पे पूछने लगते हैं कि आज का खर्चा पानी नहीं है और दिन भर की खबरें देखने के बाद ट्विटर पे वो कहते हैं कि शाम को इसके बारे में उसमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। उससे एक खास किस्म का उत्साह तो बढ़ता है और एक दायित्व बोध भी आता है कि नहीं, हमको उन सारी चीज़ों के बारे में नज़र रखनी चाहिए। और अब स्थिति ये हो गई से कम हाल फिलहाल के पिछले एक हफ्ते का तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास सूचनाएं ज़्यादा होती हैं, समय कम होता है। हाँ यार खबरों की सूची इतनी लंबी होती है, जब हम सुबह देखते हैं कि आज हम किस पर डिस्कस करें, फिर बाद में फाइनली होता है कि हमको प्रायोरिटी के तौर पर 2-3 खबरों के लिए स्पेस मिल पाता है। हाँ, और मतलब हमारे दर्शकों की और हमारी उपलब्धि मानिए कि लोग झगड़ा कर लेते हैं कि साहब ये क्यों लेट हुआ, वो क्यों लेट हुआ, कब तक लाएंगे, आज क्यों हाँ, नहीं आया, और कल क्यों दूसरा नहीं। एक महत्वपूर्ण बात जो आप सब लोगों का, जो लोग देख रहे हैं, उनका आभारी हूं मैं, हम लोग इस मामले में, कि वो इतने विषय खुद सजेस्ट कर रहे हैं। लंबे लंबे डीएम ट्विटर पर लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं, सर ये बिंदु हैं, इन पर चर्चा करके हमको बता दीजिए। इससे लगता है कि जो प्रयास हमने किया है कि लोगों को उन विषयों में रुचि हो जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, उनमें रुचि है। तो इस सबके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश भी करते हैं कि उनके आसपास जब भी कुछ बड़ा हो तो उन विषयों को इसमें समेटें और उन पर चर्चा करें। अंशुमान जी, डीएम से ट्विटर पे सवाल से मेरे सामने कल की एक घटना याद आ रही है मुझे। मैं उसका जिक्र कर लेता हूँ यहाँ पे। एक यूज़र हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि एकदम ही क्लिक किया है अभी से ये। उन्होंने मुझे ट्विटर पे मैसेज भेजा। उन्होंने पूछा कि सर मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, मेरा इस फलां बैंक में मेरा खाता है। सरकारी बैंक का उन्होंने नाम बताया कि यहाँ पे मेरा खाता है, सर मैं क्या करूँ, इसके बारे में कोई प्रोजेक्शन है। तो जो मैं उनको जवाब वहाँ देना चाहता था, मुझे लगता है अगर हम ये जवाब उनको यहाँ दें कि बैंकों को लेकर कोई प्रोजेक्शन अर्ली होता है। आप अपने बैंक पर खुद नजर रख सकते हैं, डिपॉजिटर खुद नजर रख सकता है, बैंकों की बैलेंस शीट, बैंकों के शेयर होल्डिंग्स, शेयर प्राइसेस, तमाम चीजों पे डिपॉजिटर की नजर होनी चाहिए। और आप थोड़ा मुस्तैद तरीके से अपने बैंक को देखिए, क्योंकि कल को फिर से आरबीआई एक बैंक पे कैप न लगा दे। हाँ, ये निर्भर करता है कि आप, पहली चीज तो ये कि बैंक बहुत तरीके के हैं, बैंकों का के नाम कुल गोत्र अलग अलग हैं। आप किस बैंक के साथ काम कर रहे हैं और उस बैंक के साथ आप क्या काम कर रहे हैं। आपका एक सामान्य सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी तनख्वाह आती है और निकल जाती है, तो आप बैंक का एक सीमित ऑपरेशन कर रहे हैं। आप बैंक के साथ बाकी भी तरह से जुड़े हुए हैं, बैंक से लोन ले रखा है आपने, बैंक में आपके बड़े डिपॉजिट्स हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, बैंक के साथ आपका करंट अकाउंट है, बैंक के साथ आपका बिजनेस रिलेशनशिप है। ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इस आधार पर सिद्धांत तय होगा कि उस बैंक के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, वो बैंक कौन सा है, वो शेड्यूल्ड नेशनलाइज्ड बैंक है, वो टॉप 5-6-7 प्राइवेट बैंक्स में है, या फिर वो ये बाद के जो अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव और पेमेंट बैंक और इस तरीके के बैंक हैं, इनमें इसमें है। ये हमारे लिए समझना जरूरी है। पर जो चीज़ आप कह रहे हैं वो बात बार बार हम लोगों को से कहते रहते हैं कि आप जिस भी बैंक में हैं, जिस भी बैंक के बारे में, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो, आरबीआई के रूल्स बड़े क्लियर हैं। उनको अपनी बैलेंस शीट के बारे में जानकारियां पब्लिक डोमेन में डालनी पड़ेंगी। यदि आपको लगता है कि आपके बैंक से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं आसपास घट रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं जो चौंकाने वाली, तो ध्यान रखिए उनके बारे में, एक आरटीआई मार दीजिए, उनकी सूचनाओं पर ध्यान रखिए और जानकारी रखिए, ताकि उसमें क्या हो रहा है, ताकि आपको पता चलता रहे। आप सडनली किसी समय अचानक आपको शॉक न लगे कि ऐसा हो गया, खासतौर से जो छोटे बैंक हैं उनके मामले में, खास छोटे बैंकों के बारे में। और ये चीज़ें छोटे बैंकों के साथ भी आती हैं सबसे ज़्यादा, कि ये नज़र रखनी चाहिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन किन लोगों को दे रखा है। हाँ। क्योंकि इससे ही बैंक की जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो इवेल्युएट होती है। बैंक का उससे जो ज्यादा आप देखिए कि आरबीआई की रिपोर्ट में बैंकों के एनपीएस आते हैं। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, प्राइवेट या निजी बैंक, वो अपनी तिमाही नतीजे घोषित करते हैं। अब आप कहें कि उनके क्वार्टरली रिजल्ट से तो स्टॉक ब्रोकर को फायदा होता है, स्टॉक का मतलब होता है हमारा, आपसे भी उतना ही मतलब है। और ये भी और आपको भी वो जानना जरूरी है कि उसका आपका बैंक अगर पिछले क्वार्टर में कितने मुनाफे में था, इस बार कितने मुनाफे में है, उसके एनपीएस पिछले क्वार्टर में कितने थे, इस बार कितने, उसने कितना हिस्सा बैड डेट में डाला है, कितना नहीं डाला, ये
उतनी ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए भी है स्टॉक ब्रोकर से ज्यादा। और इसलिए मैं इसलिए कहता हूं कि स्टॉक ब्रोकर तो बैंक में पैसा रखता ही नहीं है, वो तो बैंक के शेयर में पैसा लगाकर पैसा कमा रहा है, आपकी तो डिपॉजिट्स उसमें रखे हुए हैं। और अखबार का जो 12 नंबर और 14 नंबर वाला पेज होता है वो भी ध्यान से पढ़ते रहिए। उसमें लोग स्किप करते हैं अंशुमान और जी। उसमें पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन होती भी है, मतलब ये भी समझना जरूरी है कि खासतौर से जो भाषाई अखबार हैं, हिंदी के या बाकी भाषाओं के अखबार हैं, उनमें कितनी उस तरीके की सूचनाएं होती हैं जो जो आपके खर्चा पानी को, आपके जीवन को प्रभावित करें, वो कितनी होती हैं ये भी देखना जरूरी है। इसलिए ये है कि आपको बाकी बहुत सारे स्रोत से, जो अलग अलग स्रोत हैं जहाँ से सूचनाएं, उन्हें एकत्र करना बहुत हाँ, इंटरनेट तो है ही है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है इंटरनेट पर। तो अंशुमान जी, आज के एजेंडा में 2 खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर है प्राइवेट बैंक्स को लेकर, जिनको अब सरकारी काम करने की छूट दी जा रही है। दूसरी खबर है आरबीआई के नए रूल को देखकर। पहली खबर पे आते हैं। निर्मला सीतारमण 24 फरवरी की तारीख कहती हैं कि प्राइवेट बैंक अब सरकारी काम कर सकेंगे। सरकारी काम कर सकेंगे यानी टैक्स का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, पेंशन बांट सकेंगे, इस तरीके के काम वो कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऑल बैंक्स आर इक्वल टू इंडियन इकोनॉमी, ये उनका कोट एंड कोट है। और ये मेरे लिए सवाल है, ठीक है, मान लीजिए इससे तो प्राइवेट बैंकों को बहुत ज़्यादा एक मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, इको स्ट्रक्चर जो होता है, एक अच्छा इको स्ट्रक्चर बैंकिंग का डेवलप होगा, जिसमें कई सारे बैंक्स आएंगे, प्राइवेट बैंक्स एक ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। लेकिन क्या ये एक और कदम है जो पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसमें क्या प्राइवेट हो के साहब आप ये भी कर सकते हैं, उस तरफ जा रही बातचीत? ये सिद्धांत मुझे लगता है कि बैंकों के निजीकरण की तरफ बढ़ने की दिशा में ये सबसे अहम फैसला है। और जिस रिफॉर्म को कल हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या सामान्य रूप से लोगों ने चर्चा की, मुझे लगता है भारत में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ सबसे बड़े फैसलों में से इसे गिना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी बैंकों और सरकार के बीच का लेन देन है, सरकारी बैंकों सरकार के बीच एक लेन देन होता है, वो लेन देन में जो उनकी मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है। और ये क्यों इतना बड़ा फैसला है और इसका फायदा प्राइवेट बैंक्स को क्यों मिलेगा, इसमें सरकारी बैंकों के कामकाज पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। भारत में पैसे खर्च करने के मामले में, पैसे वसूलने के मामले में और पैसे के ट्रांजैक्शन के मामले में सरकार सबसे बड़ी सिंगल मॉनेटरी एजेंसी है, ये समझना जरूरी है। सरकार के ट्रांजैक्शंस भारत में, क्योंकि सरकार इकलौती सबसे बड़ी मॉनेटरी एजेंसी, कंपनियां हो सकती हैं वो अपने ट्रांजैक्शन करती रहती हैं, पर सरकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भारत में सबसे बड़े ट्रांजैक्शन है। और इसलिए हर डिपार्टमेंट का, हर विभाग का एक बैंकर है। डिपार्टमेंट टेलीकॉम का एक बैंकर है, रेलवेज का एक बैंकर, 2-3 बैंकर हैं। सरकारें बड़े पैमाने पर पैसों का भुगतान करती हैं, पैसे कलेक्ट करती हैं, उसमें कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह, पेंशन से लेकर टैक्सेशन का पैसा जमा होना, डिपार्टमेंट्स के बीच में पैसा देना, सरकारी ट्रेजरीज के जरिए जो पैसा बांटा जाता है वो बैंकों के जरिए जाता है। और यही वो बैकबोन है, यही वो रीढ़ है जो सरकारी बैंकों को सबसे बड़ा बिजनेस उपलब्ध कराती है, जो उनके रेवेन्यू की या उनके टर्नओवर की पाइपलाइन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हमारे आपके प्राइवेट बैंकिंग के ऑपरेशंस आते हैं जिसमें कि हम तो मान लीजिए हमारे जैसे लोग बैंकिंग में महीने में 4 बार 5 बार ट्रांजैक्शन करते होंगे। हमसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाले लोग होंगे वो कारोबारी, जो करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते होंगे तो वो महीने में 15 बार 20 बार ट्रांजैक्शन करते होंगे। पर जो सबसे बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट बिजनेस से ही रिलेटेड होते हैं, वो लगभग रोजाना होते हैं और उनका एक रूटीन है, उनका एक शेड्यूल है उनसे। और ये पूरा भारत के जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो नेटवर्क है जहां पर सरकार टैक्स वसूलती है, फिर उस टैक्स को एक बैंक सिस्टम के थ्रू चैनलाइज करके लाया जाता है, फिर उसी टैक्स को दूसरे बैंकों के जरिए अलग अलग सर्विसेज में लगाया जाता है, प्रोजेक्ट्स को पेमेंट किए जाते हैं। अभी तक ये पूरा का पूरा काम सरकारी बैंकों की मोनोपोली था, और ये मोनोपोली के बदले सरकार उन कंपनियों में अपनी इक्विटी रखती थी। बैंक को क्या चाहिए? फाइनेंशियल बिजनेस चाहिए। सरकार उन्हें फाइनेंशियल बिजनेस देती थी और उसके बदले उन्हें वो इक्विटी और हिस्सेदारी देती थी। अब ये जो सबसे बड़ा भारत का फाइनेंशियल बिजनेस है ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है या ये प्राइवेटाइज हो रहा है। निजी बैंकों के लिए तो ये मतलब लॉटरी खुल जाने जैसा है, प्राइवेट बैंक्स के लिए तो ये लॉटरी, क्योंकि प्राइवेट बैंकों के बिजनेस का आकार तो इतना है, सरकारी बैंकों के बिजनेस का आकार इतना है, क्योंकि उस इतने बड़े आकार में केक में सबसे बड़ा हिस्सा तो सरकारी बिजनेस। कितना टैक्स वसूला जाता है? जीएसटी के सारे भुगतान हम सरकारी बैंकों के जरिए करते हैं, इनकम टैक्स के सारे भुगतान हम सरकारी बैंकों के जरिए करते हैं, जो भी सरकारें कामकाज करती हैं या जो भी प्रोजेक्ट बनवाती हैं उनके भुगतान सरकारी बैंकों के जरिए आते हैं। हम लोग निजी संस्थान में काम करते हैं तो हमारी तनख्वाह प्राइवेट बैंक में आती है, पर सरकारी कर्मचारी की तो तनख्वाह सरकारी बैंक से ही आती है।
पेंशन वगैरह उनका पेंशन की, तो पेंशन ये का पूरा नेटवर्क जो है, और इसलिए सरकारी बैंकों में इतना स्टाफ है, क्योंकि वो बहुत सारे, और आप नीचे जिलों में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, तो आपको क्यों 5-5, 6-6, 7-7 सरकारी बैंकों की ब्रांचेस मिलती हैं? क्योंकि वहां इतना बिजनेस काहे का है। वो छोटे छोटे कस्बों में भी इतना इतना इकोनॉमिक बिजनेस नहीं जितना गवर्नमेंट बिजनेस है। हाँ, मनरेगा हो गया, सब्सिडी हो गई, किसान सम्मान निधि का पैसा देना लोगों को इसके दौरान किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देना, किसानों के लिए लोन देना, बहुत सारा नेटवर्क सिस्टम है। LIC के साथ भले डिपॉजिटर ज्यादा ना हो, लेकिन सरकार का काम करना है। LIC का काम करना, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के बारे में पैसा जुटाना, ये जो नेटवर्क है यही सरकारी बैंकों का नेटवर्क था। अब ये डाइवेस्ट कर रही है सरकार, और ये डाइवेस्ट क्यों कर रही है उसकी वजह यह है कि इसके बाद इस बिजनेस से सरकारी बैंकों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। निजीकरण की पहली शर्त यह है कि आपने जो प्रिविलेज दे रखा है सरकारी बैंकों को, उसे विड्रॉ कर लीजिए। अगर वो प्रिविलेज खत्म होगा तब आप देख पाएंगे कि SBI और HDFC बैंक या ICICI बैंक बाजार में एक ही जैसे अवसर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अभी जब RBI या सरकार डिसाइड करती है कि उसको अपना बिजनेस किसको देना है, तो शेड्यूल्ड नियम है कि वो SBI को जाएगा, PNB को जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को जाएगा। तो ये इसलिए इतना बड़ा फैसला है इस दृष्टि से कि अब इसमें RBI डिसाइड करेगा। RBI ने इससे पहले क्या करता था कि कुछ बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को ऑथराइज कर देता था थोड़ा बहुत बिजनेस करने के लिए, जहां सरकारी बैंकों की पहुंच नहीं होती थी। अब RBI इसमें गाइडलाइंस जारी करेगा, और मुझे लगता है कि जो सरकारी विभाग हैं, पेंशन है, ट्रेजरीज हैं, इनमें निजी बैंकों की दखल आएगी। यहां से उन्हें काम मिलना शुरू होगा, और यह वस्तुतः निजी बैंकों के कारोबार का विस्तार करेगा। हम इस पर पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि भारतीय बाजार में निजी बैंकों की हिस्सेदारी बैंकिंग बाजार में 20-22%, 23% के आसपास है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है, और सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी इसलिए है क्योंकि भारत में होने वाला बहुत बड़ा फाइनेंशियल बिजनेस उन्हीं के जरिए ट्रांजेक्ट होता है। अब वो ट्रांजेक्शंस धीमे धीमे बढ़ना शुरू करेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो आपको बाजार में ये दिखाई देगा कि निजी बैंक धीमे धीमे उन बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहे हैं। इसकी अपनी चुनौतियां हैं, ट्रांसपेरेंसी की चुनौतियां हैं, पारदर्शिता की चुनौतियां हैं। अभी हमें यह नहीं पता है कि निजी बैंक जो चार्जेस लगाते हैं वही चार्जेस वो सरकार से वसूलेंगे कि नहीं, क्योंकि सरकार के कामकाज में जो फीसेज लगती हैं, जो चार्जेस लगते हैं वो कम है, सरकारी बैंक उससे कम पैसा लेते हैं। अब उनके चार्जेस का क्या स्ट्रक्चर होगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस का क्या स्तर होगा, जो सेवाएं वो देते हैं उनका क्या स्तर होगा, निजी बैंक क्या उतनी सोशल सर्विसेज उस तरह से उतनी कम लागत पर दे पाएंगे जिस कम लागत पर सरकारी बैंक दे लेते थे। और इसलिए दे लेते थे क्योंकि वो अगर NPA क्रिएट करते थे तो सरकार की जिम्मेदारी होती थी, उनकी कैपिटल डूबती थी तो सरकार उसमें कैपिटल डाल देती थी। पर निजीकरण की तरफ बढ़ने की दिशा में ये बहुत बड़ा फैसला है, और इस फैसले से अब प्राइवेट बैंक्स को अपना कारोबार, जो कि निर्धारित तौर पर केवल रिटेल बैंकिंग तक या कारपोरेट बैंकिंग तक सीमित था, या तो वो कारपोरेट बैंकिंग करते थे या वो रिटेल बैंकिंग करते थे, अब वो गवर्नमेंट बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसले से भारत के बैंकिंग स्पेस में काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। मुझे 3 चित्र समझ में आ रहे हैं इस पूरे ऐलान से। पहला चित्र तो ये है कि अब गांवों में, गिरातों में आपको ICICI, HDFC, IDFC, तमाम तरीके के छोटे बैंक, इस तरह के प्राइवेट बैंक के छोटे ब्रांचेस भी दिखने शुरू होंगे। एक ये हो सकता है। दूसरा चित्र ये होगा कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है या कोई भी बैंक, और उसको प्राइवेटाइज होकर वो बैंक बन गया ABC बैंक मान लीजिए। अब सरकार ये चाह रही है कि बैंक ऑफ इंडिया ये काम कर रहा था, अब वो ये प्राइवेट होने जा रहा है मान लीजिए, तो उसमें वो काम करता रह सके जो बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। और तीसरा, क्योंकि सरकार ने इतने बड़े निजीकरण का इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो जाहिर सी बात है अभी इस फहरिस्त में और बैंक आएंगे, और सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंकों के फहरिस्त में जुड़ते जाएंगे। सही चित्र मुझे जो आप कह रहे हैं ये तस्वीर कुछ इस तरह से दिखती है। आपकी बात को अगर मिलाऊं, मुझे नहीं पता कि कितने प्राइवेट बैंक गांव में जाके ब्रांच खोलेंगे, क्योंकि जो सोशल बैंकिंग की ब्रांच की कॉस्ट है वो कम हो रही है। सरकार चाहती भी नहीं है कि बैंक अपनी ब्रांच खोलें, डिजिटल पेमेंट्स के जरिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के जरिए व्यवस्था हो। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर बैंक तो यही चाहते हैं ना, बैंक तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो फिजिकल बैंकिंग की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये नहीं पता। लेकिन होगा क्या, दरअसल जब सरकारी बैंक निजीकरण के लिए आगे आएगा, तो मान लीजिए एक निजी सरकारी बैंक का एक निजी बैंक ने अधिग्रहण किया, तो उसका बिजनेस भी वो अधिग्रहित करेगा। तो उससे पहले सरकार के लिए जरूरी है कि वो जो अपना बिजनेस भी है वो उसको देने की कोशिश करे। अब इसमें एक कंपटीशन शुरू होगा सरकार के बिजनेस लेने के लिए। अब इस कंपटीशन में कई सारे हिडन चैलेंजेस हैं कि वो जैसे मान लीजिए सरकार एक कहे कि हम साल भर में, मान लीजिए सरकार का एक विभाग है, कोई एक प्रदेश सरकार का एक पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट या PWD विभाग है, जो साल भर में 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ का बिजनेस करता है। अब वो कंपटीशन
कंपटीशन होगा कि वो प्राइवेट बैंक को दे या सरकारी बैंक को दे, प्राइवेट बैंक उसको क्या अतिरिक्त सुविधाएं देता है। ये बैंकिंग के लेवल पर ये चेंजेस आएंगे, और ऐसा होना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर आप बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो उसका जो मुख्य बिजनेस है सरकारी कारोबार करना, उसमें प्राइवेट बैंक को आने की इजाजत दी जानी चाहिए। अब दूसरा जो इसमें चैलेंज है सिद्धांत, वो है डिलीवरी का। प्राइवेट बैंक्स ने अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर सोशल स्कीमें, सोशल सर्विसेज की डिलीवरी नहीं की है। अभी वो जो डिलीवरी कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की रिटेल बैंकिंग में करते हैं। बट नाउ दे आर ऑन फ्रंट। अब उनके ऊपर सरकार क्या जिम्मेदारी डालेगी कि भाई तुम लाइन लगाओ और किसान क्रेडिट कार्ड बनाओ, तुम लाइन लगाओ और मनरेगा का पैसा बांटो, तुम लाइन लगाओ और अकाउंट्स में किसान सम्मान निधि का पैसा दो, और तब उनकी पेंशन दो, ट्रेजरी के ऑपरेशंस में जुड़ो, तब उनकी उस चैलेंज, उस क्षमता का सही इस्तेमाल भी होगा और उनकी परीक्षा भी होगी। एक चीज, दूसरी वो एक अभिजात्य बैंकिंग वाला हाँ, लेकिन भी थोड़ा छीनेगा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज है जहां पे हमको इस पूरी चीज को थोड़े से कॉशन के साथ भी लेना चाहिए, और जिसमें सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में कोई निजी बैंक बहुत दूध के धुले नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास ईमानदारी की और सच्चाई की सारी मिसालें उनके अंदर हैं। भारत में हमने सबसे खराब स्थिति में प्राइवेट बैंक्स को देखा है। प्राइवेट बैंक्स को बेल आउट करने के लिए सरकारी बैंकों को आगे आना पड़ा। हमने इस बैंक की क्राइसिस देखी, हमने बाकी बैंक्स की क्राइसिस देखी। प्राइवेट बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर इशू हैं, एनपीएस उनके भी उतने ही खराब हैं जितने सरकारी बैंकों के, क्रोनी बैंकिंग में वो भी कहीं से भी पीछे नहीं है। सरकारी कामकाज संभालना, सरकार के बिजनेस को संभालना और उसे ट्रांसपेरेंटली लोगों तक डिलीवर कराना उनसे, ये बड़ा चैलेंज होगा। और इसलिए रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई की और पार्शियल रेगुलेटर के तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सोशल बैंकिंग का जो नया चेहरा प्राइवेटाइजेशन के बाद भारत में उभरेगा, ये भारत में सोशल बैंकिंग का बिल्कुल नया चेहरा आने वाला है। पहले मांगते थे सोशल बैंकिंग मतलब सरकारी बैंक, कंज्यूमर बैंकिंग मतलब कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब प्राइवेट बैंक। वो जो नया चेहरा उभर कर आएगा वो देखना होगा, और उस दिशा में प्राइवेट बैंक क्या उतनी जिम्मेदारियां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे और उसकी कॉस्ट क्या होगी ये देखना होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और आने वाले 2-3 महीनों में हमें इस तरीके के और भी फैसले दिखाई देंगे जहां हमें दिखाई पड़ेगा कि सरकारी बैंकों का एकाधिकार जहां जहां मोनोपोलीज थी वो धीमे खत्म होती जाएंगी। तभी तो वो प्राइवेट सेक्टर को के अधिग्रहण के लिए या निजीकरण के आगे जा सकेंगे। अगली खबर में चलते हैं। आरबीआई ने पिछले साल मार्च में ही एक नया नियम बनाया था। इस साल जुलाई जब आएगी 2021 में, तो जैसे आप लोग खाना खाने के लिए कहीं ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और कहीं पे कैब सर्विस का पैसा पे करते थे, तो आपके कार्ड की डिटेल वहाँ लिखी होती थी ऐप के अंदर। आप लोग करते क्या थे, हम लोग भी करते क्या थे, वहाँ पे जाते थे, अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे का 3 अंक का सीवीवी कोड डालते थे, फिर बैंक का ओटीपी आता था, ओटीपी भर के पेमेंट कर दिए, खाना आ गया, कैब का पेमेंट हो गया, सब दुनिया भर का हो जाता था। ऐसे ये बदलने वाला है। हर बार कार्ड की डिटेल डालनी होगी, और हर बार ही अब जो रिटेलर्स हैं, जैसे आपके खाना डिलीवरी करने वाले हैं या जो भी हैं, ये रिटेलर्स अब सेव नहीं कर पाएंगे आपकी कार्ड की डिटेल। आरबीआई बोल रहा है कि साहब इससे कस्टमर की सिक्योरिटी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि आप यहाँ पर अपना डाटा एंटर करते हैं तो वहाँ से आपको लोन लेने के लिए ऑफर आता है जहाँ पे आपने कभी उसके सर्च भी नहीं किया। सिक्योरिटी बढ़ेगी, और लेकिन रिटेलर्स कह रहे हैं नहीं साहब, कस्टमर को परेशानी होगी। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा फैसला है, और अभी बहुत सारे लोगों को इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अब चूंकि 5-6 महीने रह गए इसे प्रभावी रूप से लागू करने में, तो जो बड़े रिटेलर्स हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बीच में और रिजर्व बैंक के बीच में एक बहस और चर्चा शुरू। हाँ, रिटेलर्स की लिस्ट भी है सर, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, जोमेटो, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न। हाँ, ये सारी कंपनियां, इनके बीच में और सरकार के और आरबीआई के बीच में बहस शुरू हो गई है क्या कि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई खरीदारी करते हैं तो वो आपसे आपका कार्ड रजिस्टर करने के लिए कहती है, पूछते फिर सेव कर लीजिए, आप सेव कर लीजिए। आपका सीवी वो सेव नहीं करते, पर आपके कार्ड के डिटेल सेव कर लेते हैं। आप अगर मोबाइल पेन बिल का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो आपका कार्ड का डिटेल सेव हो जाता है। नेटफ्लिक्स वाले पैसा काट लेते हैं सर हर महीने बिना बोले। आप हाँ, नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन प्राइम पे या पेटीएम पे या जितने भी मोबाइल वॉलेट हैं, वहां आपके कार्ड के डिटेल्स सेव्ड हैं उनके सिस्टम में। आपको जब भी पेमेंट करना होता है तब आप उसमें एक सीवीवी नंबर भरते हैं और आपका पेमेंट क्लियर हो जाता है।
अब यहाँ दो दुविधाएं हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो आरबीआई का फैसला बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इसके सहारे इन लोगों ने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया है, इतना फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा कर लिया, और जब उनके पास आपका कार्ड डिटेल है, उसकी एक्सपायरी डेट है, बैंक का नंबर है, तो इसका मतलब उनके पास पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका पता है। हाँ, वो उससे पैसा निकाल नहीं सकते सीवीवी भरे बगैर, लेकिन आपके ट्रांजैक्शन को वो कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। और पिछले सालों में हमने देखा कि डार्क वेब के ऊपर बहुत सारे केसेस आते हैं, हर साल आते हैं कि डार्क वेब के ऊपर भारतीय क्रेडिट कार्ड में 10 लाख क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक हो गया, 15 लाख क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक हो गया। कोई नहीं जानता कि कहां से लीक होता है, पर कहीं हैकिंग होती है, कहीं सिस्टम से बाहर निकल कर चला जाता है। अब पिछले साल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर, डेटा सिक्योरिटी, डेटा लीकेज को लेकर, खासतौर से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डेटा लीक होने को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। तो आरबीआई का कहना यह कि आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करिए उतनी बार अपना पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए। अब वो ग्राहकों की तरफ से अगर आप सोचो तो आपको एक बार लगेगा कि अगर मान लीजिए दिन भर में क्रेडिट कार्ड से 5 ट्रांजैक्शन करें तो हम 5 बार पूरा जहमत ही है पूरा इतना लंबा डिजिट का नंबर डालेंगे, फिर बाकी सारी चीजें डालेंगे। अब अभी इसके बीच का कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ये जो रिटेलर हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनका कहना यह है कि इससे तुम्हारा ग्राहक बहुत कम हो जाएगा। हम उनसे ये कोशिश करते थे कि वो उन्हें सुविधा हो, उनको चूंकि हमारे, लेकिन सर मैं साफ साफ बताऊं, कई सारी कंपनियां हैं जहां पे आप जाइए अकाउंट बनाने, जैसे मूवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ही हैं, वहां पे आप फ्री ट्रायल पीरियड के लिए भी जाइए तो वहां पे पहले कार्ड डिटेल भरवाएंगे आपसे। वो यही प्रॉब्लम है। कार्ड डिटेल नहीं, आप कार्ड डिटेल और मोबाइल नंबर, आपको अनिवार्य रूप से कई जगह मोबाइल नंबर देना ही पड़ता है, जबकि आपकी को देना जरूरी नहीं है। आपकी बिलिंग ही नहीं होगी अगर आप मोबाइल नंबर नहीं देंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिटेलर जो आपसे मोबाइल नंबर ले रहा है वो आगे नहीं बेचेगा, क्योंकि उस पर लीड जनरेट करेगा। तो अब आरबीआई ने एक दूसरे ध्रुव की तरफ जाने की कोशिश की कि नहीं ठीक है, अगर डेटा सिक्योरिटी का इशू है तो हम कहते हैं कि आप हर बार ट्रांजैक्शन करो, हर बार अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालो उसमें। इसकी बीच की भी कोई व्यवस्था हो सकती है ना सिद्धांत, बीच की व्यवस्था हो सकती है कि सरकार इन कंपनियों के लिए डेटा सिक्योरिटी के सख्त नियम बनाए, रादर देन हम लोगों पर जहमत बढ़ाए। इन पर यह शर्त लगाए कि अगर कोई कंपनी डेटा लीक करते पाई गई, इनके जो पीछे फावाल सिस्टम्स हैं वो इतने मजबूत हों कि हमारा डेटा लीक ना हो, इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर बनाई जाए, बजाय इसके कि ये जहमत डाल दी जाए कि अगर आप बार बार क्रेडिट कार्ड के डिटेल भरेंगे। मोबाइल नेटवर्क कितने अच्छे हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल भरते तो कॉल कनेक्ट हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कॉल आ जाएगी, कॉल बीच में आ जाएगी। तो ये जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं उनको समझते हुए रिजर्व बैंक को ये देखना पड़ेगा कि आप डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना रेगुलेटर की जिम्मेदारी है और रिटेलर की जिम्मेदारी है। कानून और व्यवस्थाएं उनके लिए कि आप हमारी ये सुविधा बढ़ाना चाहते हैं, हमारे लिए सुविधा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर यह है कि इस पर सरकार और आरबीआई फिर बात करे इन रिटेलर से। और पूरी दुनिया में डेटा सिक्योरिटी के बहुत सारे अभी 2 साल पहले ईयू ने पूरा GDPR का सिस्टम जो लागू किया, जिसमें जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स डिसाइड किए हैं, वो रूल्स भारत में नहीं आए हैं। दिक्कत क्या हो रही है, एक बड़ी डिबेट है भारत में बहुत सिलेक्टिवली डेटा सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, और बहुत सिलेक्टिवली कि आरबीआई कुछ करने लगा है आरबीआई कुछ करता पर मोबाइल कंपनियों पे डेटा सिक्योरिटी नहीं है, बैंक के पास आपका जो डेटा है वो कहीं दूसरी जगह सेल हो जाता। हमें कंप्रिहेंसिव आर्किटेक्चर चाहिए भारत में डेटा सिक्योरिटी का, जहां हम अपनी सुविधा से, हमारी जानकारी के हिसाब से ही अपनी सूचनाएं दें। टू बी वेरी फ्रैंक अंशुमान जी हियर, लेकिन मुझे पर्सनली मैं 10 बार अपना कार्ड डिटेल भर सकता हूं क्योंकि मैं अपने डेटा को लेकर चिंतित हूं। लेकिन ये आप व्यवहारिक दिक्कत की ओर आप इशारा कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप हर बार 10 बार भी अगर मैं भरता हूं तो 10 बार उसको कलेक्ट करने वाली उसकी बैंकिंग कंपनी जो है, पेरेंट बैंकिंग कंपनी है, उसको नहीं बेचेगी? बस आपने जो भरा क्या वो उनके सिस्टम में बैकएंड में सेव होगा कि नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? और वहां पे एक लॉ की जरूरत है। वहां पे एक लॉ की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि इस ट्रांजैक्शन में कई सारे और भी इंटरमीडियरीज हैं। इस ट्रांजैक्शन में कौन इंटरमीडियरीज है? इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहला इंटरमीडियरी आपका मोबाइल फोन ऑपरेटर है। जैसे ही आप मोबाइल फोन नेटवर्क के थ्रू, वेदर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, मोबाइल सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जो भी डेटा इनपुट आप डालते हैं वो सबसे पहले तो उसके सर्वर में जाता है, उसके बाद वो जाता है गेटवे पे, जिस गेटवे से आप पेमेंट कर रहे हैं। वो पेमेंट गेटवे प्राइवेट भी हो सकते हैं और उन कंपनियों के अपने गेटवेज भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा इंटरमीडियरी आता है बैंक। जिस बैंक के में आपका अकाउंट और जिसके क्रेडिट कार्ड से आप डेटा डाल रहे हैं, तो उसके सर्वर में भी ये डेटा की एक कॉपी स्टोर होती है आपके ट्रांजेक्शन की। और उसके बाद फाइनली वो मर्चेंट आता है या वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आता है जहां से आप शॉपिंग कर रहे हैं। अब ये 4 जो डिफरेंट इंटरमीडियरीज हैं जहां आपका डेटा 15-10 मिनट में एक्सपोज हो जाता है। मोबाइल ऑपरेटर को आपके ट्रांजैक्शन के बारे में पता है, आपके बैंक को आपके ट्रांजैक्शन के बारे में पता है, आप जिस पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पेमेंट गेटवे को आपके ट्रांजैक्शन के बारे में पता है, और अगर आपने इसका पेमेंट किसी वॉलेट से किया है
है, जहां आपका क्रेडिट कार्ड एक और इंटरमीडियरी उसमें जुड़ा हो, उसको भी इसके बारे में पता है। तो अगर सरकार कोई रेगुलेशन बना रही तो डेटा प्रोटेक्शन केवल यही ना हो कि उसके लेवल पे, ये सारा जो पूरी चेन ऑफ इंटरमीडियरीज है जहां हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्सपोज्ड हैं, उन्हें रोकने के वो हर एक स्टेप पे आपको बचाए जाना जरूरी है, उन्हें रोकने के कानून की व्यवस्था चाहिए। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। कैमरे के पीछे आज 3 लोग हैं, जेरी, मिथिलेश और सचिन। मैं हूं साथ में अंशुमान जी, और आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया, धन्यवाद।